Hello, friends. Let's start with today's topic, and that is I'm going to start with the first accounting standard of the accounting, which is the basic chapter in your CA Inter. I think you have this learned before also in previously. You have learned this under the CA Foundation also. So the thing is, यहाँ पे अपन जो accounting standards करने वाले, right? सो दिमाग में बहुत सारा क्लैरिटी स्टूडेंट्स के यही होता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जब अपन कर रहे हैं सो दैट इज़ बेसिकली अ टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू द फुल्ली थियोरेटिकल, राइट? बट सपोज इफ आई से दिस इज़ नॉट द थियोरेटिकल टॉपिक। जैसे जैसे अपन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करते जाएंगे वैसे वैसे यू विल कम टू नो कि दिस इज टोटली अ प्रैक्टिकल चैप्टर एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक विच रिलेट्स टू द प्रैक्टिकल। बिकॉज ये होता है कि जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम आप सुनते हो ना तो यू विल थिंक इट कि लाइक ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये थ्योरी है। सो देन जब हमारा थ्योरी पे अगर एक फोकस आ जाता है तो देन वी ट्राई टू इग्नोर दिस कि अकाउंटिंग है, थ्योरी कैसे। सो विल थिंक लाइक कि हमको ना प्रैक्टिकल्स ही करने। बट आई मेक श्योर जब अपन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करेंगे विल डू इट वेरी प्रैक्टिकली। जब खत्म होगा तब आप खुद बताओगे कि नहीं मैम इट वॉज नथिंग लाइक कि थियोरी है इसके अंदर या कुछ। यू कैन गो इट थ्रू और आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल वे में समझ सकते हो, ठीक है? सो आई एम जस्ट गोइंग टू फर्स्ट स्टार्ट विथ योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन एंड दैट इज द अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब ये अकाउंटिंग पॉलिसी वाला चैप्टर आप ऑलरेडी सी ए फाउंडेशन में कर चुके हो, राइट? बट सी ए फाउंडेशन में जो आपने किया है दैट इज़ वेरी मच बेसिक थिंग। यहाँ पे अपन प्रैक्टिकल्स करेंगे, यहाँ पे हम उसका इन डेप्थ कंसेप्ट को भी सीखने वाले हैं। सो सबसे पहले अकाउंटिंग पॉलिसी होता क्या है? सो सपोज इफ आई से लेट मी जस्ट गिव यू वन प्रैक्टिकल एग्जांपल। हमने आप सी ए फाउंडेशन में एक चैप्टर किया था एंड दैट चैप्टर वॉज कि अकाउंटिंग ऑफ इन्वेंटरी, या अपन उसको वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी के नाम से जानते हैं, राइट? सो जब आप वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी के बारे में सोचते हो तो वन बेसिक फॉर्मूला जो हमारे दिमाग के अंदर आता है दैट इज़ व्हाट? दैट फॉर्मूला एवरीवन मस्ट नो दैट कि हम अगर वैल्यू करना चाहते इन्वेंटरी को तो अपन उसके कैसे वैल्यू करते? सो फर्स्ट रूल इज हम उसका कॉस्ट या तो उसका एनआरवी दैट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, दैट इज़ द बेसिक रूल। जब अपन इन्वेंटरी की बात करते हैं तो ये दिमाग में छप जाना चाहिए कि अपन बोलते हैं ना उसका एक ये स्टीरियोटाइप फॉर्मूला है कि जो हमारा कॉस्ट होता है द वॉट एवर प्राइस एट वी हैव परचेस्ड आर इन्वेंटरी, और जो हम ना परचेज माइनस सेल्स करके अपना इन्वेंटरी निकालते हैं जो कॉस्ट अपन लेते हैं, राइट? वो कॉस्ट यहाँ पे लेना है। उसको अपन कंपेयर किससे करेंगे? वी आर गोइंग टू कंपेयर दिस विद द नेट रियलाइजेबल वैल्यू कि आज अगर इस इन्वेंटरी को मैं मार्केट में सेल करने के लिए जाऊँ देन व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज, राइट? दोनों प्राइस को कंपेयर करो। फॉर एग्जाम्पल हमारा कॉस्ट बन रहा है 100 एंड हमारा एनआरवी इज कमिंग टू 120। सो द रूल इज हम दोनों में से लोअर दैट इज हम 100 को लेंगे एंड इन आर इन्वेंटरी, इन आर वैल्यूएशन, इन आर बैलेंस शीट एन पी एन एल हम इन्वेंटरी को कौन सी प्राइस से शो करने वाले? वी आर गोइंग टू शो इट एट द प्राइस ऑफ 100, ठीक है? दिस इज वन बेसिक रूल। अब ये रूल बोला कि दैट इज ऑथोरिटी ने बोला कि जब भी आप इन्वेंटरी को मेजर करो या जब भी आप इन्वेंटरी का वैल्यूएशन करो दैट इज़ वन बेसिक रूल कि आप कैसे मेजर करोगे दैट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। लेट मी गिव यू द सेकेंड एग्जाम्पल। जब हम डिप्रिसिएशन की बात करते हैं वेन एवर वी आर गोइंग टू यूज़ द असेट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट? जब हम असेट्स का यूज़ करते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन तो इट इज़ बट ऑब्वियस कि हमको उसका रिडक्शन वैल्यू शो करना पड़ता है एंड दैट रिडक्शन वैल्यू इज़ नथिंग बट हम उसको डिप्रिसिएशन से कम करते जाते हैं, ठीक है? एंड वॉट एवर द वैल्यू रिमेन्स आफ्टर द डिडक्शन ऑफ डिप्रिसिएशन वो हम यहाँ पे जनरली शो करते हैं। अब यू नो डेप्रिसिएशन लेना इज कंपलसरी, दैट इज़ वन रूल। अगर इफ़ यू आर जस्ट गोइंग टू हैव द फिक्स्ड असेट इन योर ऑर्गेनाइजेशन, अभी उसके लिए प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट वाला वर्ड यूज़ होना स्टार्ट हो गया है। जब हम नया फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रूल सीखेंगे तो देन यू विल कम टू नो। अब अपन उसको फिक्स्ड असेट के नाम से नहीं शो करते, वी आर शोइंग इट लाइक PPE दैट इज प्रीमाइसेस प्लांट एंड इक्विपमेंट की तरीके से शो करते। सो ये रूल अकाउंटिंग बोर्ड ने बोला हुआ है कि यू विल हैव टू जस्ट शो इट एट द डेप्रिसिएटेड वैल्यू। सो व्हाट इज कॉल्ड डेप्रिसिएटेड वैल्यू? आपका जो वैल्यू है उसमें से अपन डेप्रिसिएशन एवरी ईयर माइनस करेंगे एंड द वैल्यू विच रिमेन्स उसको अपन डेप्रिसिएटेड वैल्यू बोलते हैं कि जो हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। अब ये रूल तो गवर्नमेंट ने बोल दिया, ये रूल तो बोर्ड ने बोल दिया, अकाउंटिंग बोर्ड ने कि दैट यू आर गोइंग टू गो फॉर द डेप्रिसिएशन। सो ये बात हुई रूल की।
अपन उसको प्रिंसिपल्स भी बोल सकते हैं कि दिस इज डेप्रिसिएशन लेना इज कंपलसरी. इन्वेंटरी वैल्यूएशन का प्रिंसिपल इज व्हाट? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन. सो नाउ द थिंग इज, ये रूल को अप्लाई कैसे करेंगे? सो इफ वी टॉक अबाउट, यू नो, देर आर many methods for the valuation of inventory. जैसे the first method, if I say FIFO है हमारा, second is LIFO, then weighted average method is also available. So these are the methods जिसके थ्रू अपन ये रूल या प्रिंसिपल्स को फॉलो करवा सकते हैं. दिस इज क्लियर, राइट? सेम वे हमने जो डेप्रिसिएशन का एग्जाम्पल लिया था, द डेप्रिसिएशन में क्या था? वी नीड टू कंसिडर द डेप्रिसिएशन, ये बोर्ड ने बोल दिया. अब ये डेप्रिसिएशन लेना कैसे है, तो उसका भी डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स आर देयर. फॉर एग्जांपल, जैसे अपन बोलते हैं WDV मैथड, SLM मैथड. कई कई लाइक द ऑर्गेनाइजेशंस जो लेबर्स रन करते हैं, दे यूज टू टेक the depreciation on the basis of machine hours, labor hours. So there are many methods available, right? Reduction method. तो बहुत सारी methods are available for the depreciation. तो हमने रूल फॉलो किया, दैट इज डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है. बट वो कैसे? तो वी आर गोइंग टू यूज द डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स. सो रूल इज, इन्वेंटरी का वैल्यूएशन कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर से होना चाहिए. उसको अप्लाई करने के लिए वी विल यूज विद द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैथड. दैट इज अपन यूज कर सकते हैं फीफो, लीफो एंड वेटेड एवरेज. सो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? रूल्स, या तो अपन उसको प्रिंसिपल्स बोल सकते हैं. ठीक है, रूल्स और प्रिंसिपल्स. एंड वो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए जो हम मेथड्स का यूज कर रहे हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस रूल्स एंड प्रिंसिपल्स प्लस मैथड इक्वल्स टू द अकाउंटिंग पॉलिसी. दिस इज अ वेरी बेसिक कंसेप्ट कि जो गवर्नमेंट ने, जो अथॉरिटी ने बोला, वो रूल हमको फॉलो करना है. एंड फॉलो करने के लिए व्हाट वी विल डू इज वी विल अप्लाई द डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स. तो रूल को अप्लाई करके, जो मैथड्स अप्लाई करके अपन रूल फॉलो करते हैं, एंड ये जो दोनों कॉम्बिनेशन होते हैं, दिस कॉम्बिनेशन विल बी टर्म्ड एज द अकाउंटिंग पॉलिसीज. So I hope you got the meaning of accounting policy, right? It in an easy manner. You'll just remember two things, that is the rules plus methods. उसको rules को follow करने के लिए किया गया, apply किया गया method is nothing but the accounting policy. Now the thing is, इतनी सारी accounting policies है. नाउ इट्स माई बिजनेस, देन आई नीड टू चूज कि मुझे कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करना है. बिकॉज हम आगे जाके सीखेंगे कि देर आर मल्टीपल अकाउंटिंग पॉलिसी. ऐसा कुछ नहीं है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिमिलर अकाउंटिंग पॉलिसी होता है. इट्स नथिंग लाइक दैट, राइट? सो देर आर मल्टीपल अकाउंटिंग पॉलिसीज विच वी नो इट, राइट? अब ये जो अकाउंटिंग पॉलिसी है, तो मेरा बिजनेस, मेरी मर्जी चलता है कि मेरे को कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी यूज़ करना है. बट अगेन, आप अपना मर्जी चाहे अकाउंटिंग पॉलिसी यूज़ करो, बट एक दायरे में रह के यू विल हैव टू यूज़ दिस अकाउंटिंग पॉलिसीज. So the thing is, while you are going to consider the accounting policies, which points you are going to take into consideration, right? This is my question. जैसे मैंने आपको बोला, आप फीफो अप्लाई करो, आप लीफो अप्लाई करो. कोई बिजनेस है जो SLM अप्लाई करता है, कोई WDV अप्लाई करता है. एंड गवर्नमेंट या बोर्ड ने मना नहीं किया दैट यू कैन नॉट यूज़ विद दिस पॉलिसीज, राइट? या यू कैन नॉट यूज़ विद दिस मैथड. तो आप कौन सा मैथड यूज़ करने वाले हो, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस. बट वो चॉइस लेने के लिए आपको कुछ क्राइटेरियाज दिए गए हैं कि बाय फॉलोइंग विच कंसिडरेशन या विच क्राइटेरिया यू आर गोइंग टू टेक इन टू कंसिडरेशन द अकाउंटिंग पॉलिसीज. सो ऐसे 4 पॉइंट्स है जो हमको कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई करवाने से पहले ध्यान में रखने हैं. द 4 पॉइंट्स विच यू विल रिमेंबर. अब अगेन, ये 4 पॉइंट्स अगर आप मॉड्यूल में से पढ़ोगे, यू विल जस्ट गेट द थ्योरी ओनली, राइट? सो कई बार ये होता है कि रट्टा मारना पड़ता है, बिकॉज हमारा कंसेप्चुअल इतना क्लैरिटी नहीं होता है अबाउट द पॉलिसी एंड एवरीथिंग. तो अपन क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं, फिर एग्जामिनेशन में जब पूछा जाता है वो लिख के आ जाते हैं, ठीक है? फिर इन फ्यूचर आगे जाके जब हमको खुद डिसीजन लेना है, वी विल नॉट बी क्लियर अबाउट द थिंग्स, बिकॉज ये कंसेप्चुअली हम सीखे नहीं है. हमारे माइंड में पहले से यही थिंग था कि दिस चैप्टर इज टोटल या थियोरिटिकल चैप्टर, राइट? बट जितना इसको प्रैक्टिकली अच्छे से समझोगे, उतना ज़्यादा यू विल गेट द क्लैरिटी. सो नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द 4 थिंग्स, अब कौन सी 4 कंसिडरेशन, जिसको बोला जाता है द कंसिडरेशंस टू बी टेकन इन टू अकाउंट वाइल चूजिंग द अकाउंटिंग पॉलिसी. 4 पॉइंट्स है अपने. फर्स्ट इज ट्रू एंड फेयर व्यू. सेकेंड वाला इज प्रूडेंस.
थर्ड वाला इज सब्सटेंस ओवर फर्म, एंड फोर्थ वन इज मटीरियलिटी. वन बाय वन प्रैक्टिकली इसको समझते हैं, बिकॉज एज आई सेड अगर आप देखने जाओगे मॉड्यूल में खाली थियोरिटिकल पॉइंट देके छोड़ दिया है, डेफिनेशन देके छोड़ दिया है कि दैट योर अकाउंट शुड शो द ट्रू एंड फेयर व्यू, बस इतना दे दिया एंड दैट इज योर फर्स्ट कंसेप्ट. बट कैसे इट shows the true and fair view, ये हमको पता होना चाहिए. So let's start with the first point and first consideration, and that first consideration is first the true and fair view. अब द थिंग इज, हम जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी, जैसे बोला मेरा बिजनेस मेरी मर्जी, मेरे को जो पॉलिसी फॉलो करना है मैं कर सकती हूँ, बट वन कंडीशन इज जब भी आप अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो करो तो आपके जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स है, राइट, दैट स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द बिजनेस एंड आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस, दो चीज़ें हैं दैट शुड शो द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस, दैट शुड शो द ट्रू एंड फेयर व्यू. नाउ लेट मी जस्ट गिव यू वन एग्जाम्पल. आज मैं कोई एक बिल्डिंग है जो मैं खरीद रही हूँ, जैसे मैंने वो बिल्डिंग खरीदा 50 लाख में, राइट. नाउ यू नो द कंसेप्ट ऑफ रियल एस्टेट. जितना डे बाय डे आप जितना अभी इन्वेस्ट कर रहे हो, ऑब्वियसली इन फ्यूचर उसका वैल्यूएशन इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड. सपोज एवरी ईयर ये मेरा बिल्डिंग का प्राइस 10 लाख से प्लस हो रहा है, सॉरी 10% से अपन लेते हैं, नॉट बाई 10 lakhs एग्जैक्टली. यू अज्यूम दैट इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ माई बिल्डिंग comes to 10% every year. अब टेक द सेम एग्जाम्पल. बैलेंस शीट में जब आई शो द बिल्डिंग, सो पहले साल तो मैंने जो प्राइस पे परचेज किया आई शो दैट प्राइस, दैट इज 50 lakh. व्हाट आई डू इज नेक्स्ट ईयर इफ आई विश कि इसका प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, सो व्हाट आई सपोज टू डू इज दैट मैं 10% उसको इंक्रीज करूँ. जो मैंने नेक्स्ट टाइम 10% इंक्रीज किया, दैट शोज 55 lakh, देन अकॉर्डिंगली 60 lakh, 65 lakh. इस तरीके से आई एम गोइंग टू शो द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इन माई बैलेंस शीट. अब होगा क्या, आप ये जो इंक्रीज 10% शो कर रहे हो इन योर बैलेंस शीट, दिस 10% साइमल्टेनियसली आप कहाँ पे शो करोगे, इन योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका 5 लाख रेवेन्यू एवरी ईयर इंक्रीज करते जाओगे, मतलब जो 10% से आपका आएगा इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते जाओगे. अगेन उसका इम्पैक्ट लास्ट में क्या होगा, आपका प्रॉफिटेबिलिटी 10% से एवरी ईयर ज़्यादा शो करेगा, प्लस आपका बिल्डिंग का वैल्यू भी एवरी ईयर ज़्यादा शो करेगा. So can you say these are the real profits which you are actually showing into the profit and loss account? Because वो आपको मिला नहीं है, आपने अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपका बिल्डिंग का वैल्यूएशन इंक्रीज किया, बट एक्चुअली यू हैवंट गॉट या यू हैवंट रिसीव्ड दिस प्रॉफिट. सो अगर आप इस तरीके से वैल्यूएशन शो करते हो तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होगा दैट विल शो द हायर वैल्यू, दैट विल शो द inappropriate profits in your account, and that is not good for your business. So if you follow this policy कि मेरे को increasing value show करना है, आप follow कर सकते हो, आपको कोई मना नहीं करेगा, but by following this policy हो क्या रहा है, you are showing the higher value in your profit and loss account and at your asset side, which is totally wrong. ये misguide कर सकता है अपने investment को या अपने investors को, right? So the thing is जब आप financial, आप जो भी policy follow करो, that should show the true and fair value of your financial statement and your profit and loss and the state of affairs of the business. So अगर ये policy follow किया तो फिर wrong हो जाएगा, so you cannot follow such policy, ठीक है. So this is the first कि आप जो भी policy follow करो that should show the true and fair value of the business. ये हुआ हमारा first consideration. If we talk about the second consideration, and that is the prudence. Now prudence says what? कि आपके जितने फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स है ना, डोंट टेक दिस इनटू कंसिडरेशन व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. बट आपके जो फ्यूचर लॉसेस एक्सपेक्टेड है ना, टेक दिस लॉसेस इनटू द कंसिडरेशन व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट. नाउ अगेन थियोरी हो गया, यू विल नॉट गेट, अगर खाली आप इतना समझ के इतना लिख के आए, देर मे बी द चांसेस कि आप इतना रट्टा मार के गए, आप भूल भी गए वहाँ पे जाके और आपने कुछ वर्ड्स में स्मैच कर दिया, जैसे यू विल राइट इट लाइक कि अपना फ्यूचर लॉसेस को कंसीडर मत करो एंड फ्यूचर प्रॉफिट को, गलत हो जाएगा. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट बाय अ प्रैक्टिकल वे. अगेन टेक द सेम एग्जाम्पल जो इन्वेंटरी वैल्यूएशन वाला है. इन्वेंटरी वैल्यूएशन
हमने क्या रूल सीखा इन्वेंटरी वैल्यूएशन में? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अब जैसे मेरा कॉस्ट इज 100 एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, अगर आज मैं मार्केट में सेल करने जा रही हूँ ना, आई एम गोइंग टू गेट इट 120, मतलब ऑब्वियसली मुझे 20 का प्रॉफिट हो सकता है इफ एज ऑन द डेट आई सेल दिस इन्वेंटरी इन टू द मार्केट, बट अभी वो मेरे हाथ में आया नहीं है, सो इट इज़ फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एज इट इज़ फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, यू कैन नॉट टेक दिस इन टू कंसिडरेशन। और इसी के चलते अपन कौन सा रूल ले रहे हैं? दैट इज कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। लोअर मतलब हाँ, देर आर चांसेस कि अगर 120 नहीं मिला तो हमको कॉस्ट तो मिलेगा, दैट इज 100 वी आर गोइंग टू गेट। सो मोस्ट प्रोबेबली हमारे चांसेस ऑफ लॉसेस कितने हैं कि हमको 20 जितना लॉस हो सकता है, या जो हमारा वैल्यू लोअर है हमको उतना लॉसेस होने के चांसेस है। सो जब हम ये रूल फॉलो कर रहे हैं, दिस रूल शोज व्हाट, हमने लॉसेस को कंसीडर किया इनटू द अकाउंट बट हमने प्रॉफिट को कंसीडर नहीं किया, एंड दिस इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ द प्रूडेंस कि आपका जो फ्यूचर प्रॉफिट है आप उसको मत कंसीडर करो, दो यू आर 100% श्योर दैट यू आर गोइंग टू गेट दिस, बट ऑलवेज गो ऑन द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, राइट। अपन बोलते हैं ना कि डर के चलना चाहिए बिजनेस में, भले वी आर श्योर दैट आई एम गोइंग टू गेट दिस प्रॉफिट, बट स्टिल वी शुड नॉट गो और वी शुड नॉट रिकॉर्ड दिस काइंड ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि जब एक्चुअली हमारे हाथ में प्रॉफिट आए तब भी हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। सो प्रूडेंट सेज दैट आप लॉसेस एक्सपेक्टेड जो भी है, जैसे हम बेड डेट रिजर्व क्यों क्रिएट करते हैं, बट ऑब्वियस है कि डेटर्स है, हम ये अंदाजे पे चलते कि सपोज ये डेटर्स हमको ना पे करे देन व्हाट, तो हम ऑलवेज कंजर्वेटिज्म में चलते हैं, हम ऑलवेज लॉसेस को एक्सपेक्ट करके चलते हैं। सो बिजनेस में वो ही पॉलिसीज़ को फॉलो करो जिसमें आप लॉसेस को कंसिडर करते हो बट प्रॉफिट्स को कंसिडर नहीं करते हो। अगेन द फ्यूचर लॉसेस एंड फ्यूचर प्रॉफिट की मैं बात कर रही हूँ। सो वेन एवर यू चूज द पॉलिसी, द सेकेंड कंसेप्ट इज आपको प्रूडेंस को कंसिडर करना है, ठीक है। So that was our second consideration while going to choose with the accounting policies. Now our third consideration is that हम substance over form देखते हैं। Now what is called the substance over form? आप एक बार इसका डेफिनेशन मॉड्यूल में पढ़िएगा, you will not get it anything, right? यहाँ पे ये बोला जाता है कि आप रियलिटी को कंसिडर करो रादर देन कंसिडरिंग द लीगल फॉर्म ऑफ द ट्रांजेक्शन। अगेन नहीं समझ में आएगा, लेट मी जस्ट गिव यू द एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैविंग वन एल्डर सिस्टर, जैसे 4 साल मेरे से बड़ी है, राइट। उसको पापा ने कोई साइकिल दिलाया। अब हुआ ये कि शी लर्न विद द साइकिल, शी यूज टू रन इट विथ, राइट। अब जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ तो आई एम ऑल्सो इन द नीड ऑफ द साइकिल। सो जनरली ये हर एक के घर में होता है। क्या होगा? जो बड़े भाई या बड़े बहन का साइकिल या कुछ भी चीज़ होगा, it will be used by whom? It will be used by the younger sister or brother. So what I did is I started using this cycle. अब वो उसके काम का कुछ है नहीं, because she has crossed the age कि वो उसके काम का कुछ है नहीं. Now I have started using this cycle. Now when I am going to start using this cycle, so I will be the real owner. कि अभी यूज़ कौन कर रहा है? अभी के ट्रांजेक्शन में आई एम गोइंग टू यूज़ दिस, राइट। आई एम द रियल ओनर, बट लीगल ओनर अभी किसके नाम पे है? साइकिल। द लीगल ओनर इज हूँ, द लीगल ओनर इज माई सिस्टर, फॉर एग्जाम्पल। नाउ द क्वेश्चन इज, अब जब ये साइकिल को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करने की बात आएगी, देन ये रिकॉर्ड किसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किया जाएगा? Whether it should be recorded in my financial statement or it should be recorded in the financial statement of my sister. That is the question. ये क्वेश्चन का आंसर इज गिवन बाय दिस थर्ड पॉइंट, दैट इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म। कि आप ना लीगल इश्यूज या लीगल फॉर्म को मत कंसीडर करो, आप रियल फॉर्म को कंसीडर करो। सो रियल फॉर्म मतलब यहाँ पे रियल ओनर कौन है? अगर आज साइकिल को कुछ हो रहा है, टूट फूट रहा है या उसका कुछ भी खर्चा होना है, तो कौन करेगा वो? दैट विल बी डन बाय द रियल ओनर एंड नॉट बाय द लीगल ओनर। भले उसके नाम पे, बट शी इज़ नॉट राइट नाउ यूजिंग दिस साइकिल, राइट। सो लीगल ओनर की जगह पे you will show this cycle in the accounts of the real owner and that is given by this substance over form। कि आप जो legal आपका है ना,
ओनरशिप या लीगल फॉर्म को मत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, यू गिव द इम्पॉर्टेंस टू द रियल फॉर्म ऑफ द ट्रांजेक्शन. सो दिस इज कॉल्ड द सब्सटेंस ओवर फॉर्म. सो जब भी आप अकाउंटिंग पॉलिसीज को चूज करो, यू शुड हैव टू कंसिडर दिस थर्ड पॉइंट ऑल्सो, दैट इट शुड हैव द कंसेप्ट ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म, कि आप रियलिटी को कंसिडर करो, ना कि उसके लीगल ओनर. जैसे फादर ने आपको कोई बाइक दिया या वॉट एवर, राइट, अभी फादर इज लीगल ओनर, अभी उनके नाम पे रखा है, बट इफ यू आर यूजिंग दिस बाइक, एक्सीडेंट करवा के आए, ऑब्वियसली फादर विल से अब तो कमा रहा है तो खर्चा कर रहा है, राइट, देन यू शुड एक्सपेंड द मनी ऑन इट. सो दैट शोज कि आप रियल फॉर्म को कंसिडर कर रहे हो, नॉट द लीगल फॉर्म. सो दैट इज द थर्ड पॉइंट विच यू विल हैव टू टेक इन टू द कंसिडरेशन, राइट. The fourth concept is the materiality concept. Now, what is the materiality concept? अगेन, जो भी मटीरियल पॉलिसीज या जो भी मटीरियल पॉइंट्स है, कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहा है, ऑब्वियसली अगर सपोज इफ आई से कि आपको कोई कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, तो वी आर जस्ट गोइंग टू गो इनटू दी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ दी पर्टिकुलर कंपनी. हम उसका फिनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे एंड विल जस्ट गो फॉर उसका प्रॉफिट कितना, रिजर्व कितना, लॉसेस कितना, उसके डेट कितने, ये सारी चीज़ों को कंसिडर करेंगे. एंड देन विल गो विद द पर्टिकुलर डिसीजन दैट वी शुड इन्वेस्ट इन दैट कंपनी और नॉट. अब मटीरियलिटी कंसेप्ट क्या बोल रहा है कि कोई भी कंपनी will have to show all the material facts into their accounts which is impacting the decision making of the investor. ऐसी हर एक छोटी छोटी बात जो डिसीजन टेकर है उसके डिसीजन मेकिंग की क्षमता को इम्पैक्ट कर रहा है, राइट. तो ऐसी हर एक छोटी से छोटी बात को आपको कंपनी के अंदर उसके फिनेंशियल स्टेटमेंट में शो करना पड़ेगा. जैसे आप रिलायंस में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप कोई बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर आप उसके फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करोगे, यू विल एग्जैक्टली गेट दैट कि वो लोग कौन कौन सा पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं. जैसे कि अगर हम जैसे वी टॉक अबाउट कि फिक्स असेट के लिए रिलायंस कौन सा पॉलिसी फॉलो कर रहा है, SLM, WDV या वॉट एवर. सो एवरी मैटर जिससे कोई भी डिसीजन मेकर है उसके डिसीजन को इम्पेक्ट कर रहे हो ना, तो वो छोटा सा छोटा मैटर आपको आपकी कंपनी के फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो करना चाहिए. एंड दैट इज़ नथिंग बट द कंसेप्ट ऑफ मटीरियलिटी, राइट. सो जनरली दिस 4 पॉइंट्स शुड बी टेकन इन टू कंसिडरेशन. कौन कौन से फर्स्ट 4 पॉइंट्स आर देयर? द फर्स्ट पॉइंट इज हमारा ट्रू एंड फेयर व्यू, कि जो भी आप डिसीजन लो या जो भी आप पॉलिसी सेट करो, दैट शुड शो द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी. सेकेंड हमारा था प्रूडेंस, कि आप क्या करते हो, आप फ्यूचर प्रॉफिट्स को कंसीडर नहीं करते हो, आप फ्यूचर लॉसेस को कंसीडर करते हो वाइल मेकिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. थर्ड हमारा क्या था, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, कि आप जो भी ट्रांजेक्शन है आप उसका रियल फॉर्म देखो, डोंट लुक इट एट द लीगल फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, एंड बाय लुकिंग इनटू द रियल फॉर्म आप उसको ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हो. एंड हमारा फोर्थ पॉइंट था, दैट वाज द मटीरियलिटी. सो मटीरियलिटी सेज आप जितना भी छोटा सा छोटा ट्रांजेक्शन जो डिसीजन मेकर के डिसीजन को इम्पैक्ट करता है, दैट शुड बी शोन बाय द कंपनी इनटू देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सो दैट डिसीजन मेकर कैन टेक द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ दैट. ठीक है. सो अगेन टू सम अप दैट फिनेंशियल हमारा जो अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है, दिस नथिंग बट द रूल्स या तो प्रिंसिपल्स प्लस मैथड्स अप्लाइंग विद दिस रूल्स. एंड ये 4 पॉइंट्स को अपन कंसिडर करेंगे वाइल डिसाइडिंग दैट विच अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी टेकन इन टू कंसिडरेशन बाय द ऑर्गेनाइजेशन. थैंक यू.